अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है हमारी क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो इस यूनिट से रिलेटेड एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसमें लेंगे एडिशन कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, मैं इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो एडिशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें, इनके टाइप्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये क्या है एडिशन कंपाउंड कि व्हेन, इसको डिफाइन करें कि व्हेन सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स और salts present in molecular proportion समझ गए बच्चों, is allowed to evaporate then न्यू, जो है एक न्यू कंपाउंड या क्रिस्टलाइन, देन crystals of new compound formed, which is called addition compound। समझ गए बच्चों कि जब क्या किया जाए कि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जाए जिसमें क्या हो, सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स हों या उनमें सॉल्ट्स हों और उनको एक मॉलिकुलर प्रपोर्शन में मिलाया गया हो, 1:1, 1:2, इस तरह से, और फिर उन्हें इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से इवेपोरेट किया जाए तो एक न्यू कंपाउंड के क्रिस्टल्स बनते हैं। उसी को बोला जाता है क्या बच्चों, एडिशन कंपाउंड। ओके, जैसे एक एग्जांपल से समझें कि ये है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। हम इसको इवेपोरेट करें, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन चलेगा, ये है, तो एक कॉम्प्लेक्स या सॉरी एक कंपाउंड बनता है एडिशन कंपाउंड KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। तो ये जो कंपाउंड बना यही क्या है बच्चों, एडिशन कंपाउंड। समझ गए ना कि दोनों सॉल्ट जुड़ गए, सिंपल सॉल्ट। ठीक इसी तरह से 4KCN प्लस FeCN2 ये है, ठीक है, हमने इसको इवेपोरेट किया तो बनता है K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये भी एक क्या है, एडिशन कंपाउंड। क्या है बच्चों, ये एडिशन कंपाउंड। तो इस तरह से सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल कंपाउंड्स, इनके मतलब एक एडिशन से एक नया कंपाउंड बन जाए तो उसे ही बोला जाता है क्या बच्चों, एडिशन कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं इनके टाइप्स में। तो देखो बच्चों, इनके अगर आप टाइप्स में जाओ तो आप देखोगे 2 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के हैं। अब देखो कौन कौन से टाइप्स हैं 2 टाइप्स में। पहला जो है, फर्स्ट है, और ये है डबल सॉल्ट, ओके, और लैटिस कंपाउंड, इस तरह से। डबल सॉल्ट के नेम से ही पता चल रहा है, देखो आप, डबल मतलब है इसमें 2 सिंपल सॉल्ट होते हैं एक मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन में,
और उनके सॉल्ट्स जो होते हैं उनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों, वो केवल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होके क्रिस्टल बना लेते हैं, उसे बोला जाता है डबल सॉल्ट। ये केवल अपनी सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर इन्हें फ्यूज्ड कर दिया जाए, मतलब मेल्ट कर दिया जाए या इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाए एक्वस मीडियम में, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। उस समय इनका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं रह जाता। उस समय हम नहीं कह सकते कि ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक अलग अपने आप में कंपाउंड है। समझ गए ना? तो ये है, मतलब होगा ये कहलाएंगे कंपाउंड, ठीक है, विच फॉर्म्ड बाय फिजिकल इंटरैक्शन, ठीक है, फिजिकल इंटरैक्शन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स इन, ठीक है, एक्वस मीडियम और अदर मीडियम। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि दो सिंपल सॉल्ट्स के क्या हो, फिजिकल इंटरैक्शन से बनते हैं, उन्हें एक्वस मीडियम में बनाया जाता है या फिर किसी भी एक सिंपल मीडियम में बनाया जा सकता है। तो इनको बोला जाता है क्या बच्चों, डबल सॉल्ट। देखो कैसे, जैसे ये है FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2। ओके, इनको इवेपोरेट किया इस तरह, तो ये एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरैक्ट हो जाते हैं। मतलब FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, बस क्रिस्टल के अंदर एक दूसरे के साथ हो गए। तो ये एक बन गया क्या बच्चों, डबल सॉल्ट। डबल, दो सॉल्ट हैं इसमें, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है, या यही कहलाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना, आपने देखा होगा FeS के नाम से जाना जाता है। तो ये एक क्या है, डबल सॉल्ट। ये दोनों क्या है बच्चों, सिंपल सॉल्ट। ओके, तो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से एक नया सॉल्ट बन जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, डबल सॉल्ट। ठीक इसी तरह से देखोगे कि K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो बना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये एलम है, पोटास एलम, तो ये भी एक क्या है बच्चों, डबल सॉल्ट है। ओके, ठीक इसी तरह से अभी आपने एक ऊपर भी देखा था कि KCl है प्लस MgCl2 है प्लस 6H2O है। ठीक इसी तरह से इनका कॉम्बिनेशन KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। समझ गए ना? तो ये भी एक क्या है बच्चों, कार्नेलाइट, इस तरह से। तो ये सब सिंपल सॉल्ट है से बनने वाले डबल सॉल्ट है। तो ये भी डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं मैं कि डबल सॉल्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। तो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, देखो पहला ये होता है कि ये जो एडिशन कंपाउंड है डबल सॉल्ट बच्चों, ये केवल अपनी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मींस दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली, ठीक है, बट दे आर ब्रोकन, ठीक है, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस इन फ्यूज्ड स्टेट। समझ गए बच्चों, मतलब मेल्ट में और इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब इन्हें फ्यूज्ड स्टेट में रखा जाए या एक्वस मीडियम में रखा जाए तो ये कंप्लीट क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसोसिएटेड होते हैं अपने आइंस में। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है K2SO4 इंटू
Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और आपने यहाँ पर, ठीक है, एक्वस मीडियम ले लिया या मेल्ट कर दिया इन्हें, तो आप देखोगे ये इस तरह ब्रेक हो जाएगा। 2K प्लस प्लस 4SO4 2 माइनस प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 24H2, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया। तो ये इनकी सॉलिड स्टेट में है। तो इनका अपना एक जनरल क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है, लेकिन जैसे ही ये आपने इनको फ्यूज्ड स्टेट में रख दिया, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं। उस समय इनका कोई फॉर्मूला नहीं बचता। जैसे कि एक सिंपल सॉल्ट होता है ना, कि जब तक वो सॉलिड है तब तक सॉल्ट का फॉर्मूला शो करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे वाटर में डिजोल्व कर दोगे टोटल आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट मिला दोगे, फिर उनका अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा कि अलग से K2SO4 अपने आप में एग्जिस्ट करता है या एल्यूमिनियम सल्फेट अपने आप में, बिल्कुल सब एक दूसरे से जो है इस तरह से अलग हो गए सारे आइंस, और इस तरह का अब कोई पर्टिकुलर नेचर उसमें नहीं रहेगा किसी भी कंपाउंड का। दूसरा पॉइंट देखें अगर हम, ठीक है, कि सिंपल सॉल्ट जो है, सिंपल सॉल्ट डू नॉट लूजेस इट्स, ठीक है, आइडेंटिटी। समझ गए बच्चों कि इस सिंपल सॉल्ट जो इसमें मिले हुए हैं कि K2SO4 है या Al2SO4 है, ये अपनी एग्जिस्टेंस, जैसे इनको किसी एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दो अलग से K2SO4, या फिटकरी में देखो आप एलम में, वो दोनों जगह अपनी प्रॉपर्टी को उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट, समझ गए ना, डबल सॉल्ट आर सिमिलर एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल सॉल्ट। समझ गए ना कि जो सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैसे ही इनकी जो है सेम प्रॉपर्टी होगी सिंपल सॉल्ट जैसी ही। मतलब डबल सॉल्ट की अपनी आप में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, जो सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टी शो करती हैं वही इस सॉल्ट में भी मिलते हैं। समझ गए बच्चों। फिर है फोर्थ नंबर पॉइंट देखें कि सेंट्रल जो या मेटल एटम जो है इसमें, कैटाइन मींस मेटल एटम जो है या मेटल आयन shows only प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, नॉट सेकेंडरी वैलेंसी। जबकि अब हम कोऑर्डिनेशन में जाएंगे ना, तो ये सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी, प्राइमरी वैलेंसी भी होगी, लेकिन इस तरह से डबल सॉल्ट में इस तरह से अलग अलग वैलेंसीज नहीं होगी। तो यहां तक ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए बच्चों कि ये केवल अपनी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है सिंपल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, मतलब K2SO4 की जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल है वही एलम के साथ भी मिलेंगी। डबल सॉल्ट की जो भी प्रॉपर्टी हैं वो सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टी जैसे ही होंगी, और इसमें कैटाइन की केवल और केवल प्राइमरी बैलेंसी दिखेगी आपको। ओके, अब हम दूसरा सॉल्ट आते हैं, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझ गए बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो बच्चों कि दो सिंपल सॉल्ट या दो स्टेबल कंपाउंड, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो नया सॉल्ट बनता है ना, उसे ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल combination of simple salts or stable molecular compounds
ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये है मतलब ऐसे सॉल्ट बच्चों जो सिंपल सॉल्ट्स के या फिर दो स्टेबल कंपाउंड के फिजिकल इंटरनल सॉरी केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे यहाँ है 4KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, इनका कॉम्बिनेशन होता है तो बनता है K4FeCN होल 6। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स है। जबकि ये क्या दिख रहे हैं आपको, सिंपल सॉल्ट। समझ गए ना, तो ये सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक इसी तरह देखो, ये है COCl3 प्लस 6NH3, अमोनिया में डिसॉल्व कर दें, ये तुरंत डिसॉल्व होता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है CONH3 का होल 6Cl3। तो ये क्या थे, सिंपल सॉल्ट प्लस कंपाउंड थे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स। तो अभी तो हमें पूरी यूनिट ही पढ़नी है जिनमें कॉम्प्लेक्स के बारे में, इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ गए। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, कि इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे पहला पॉइंट तो ये है कि दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और वेपर स्टेट। मतलब है कि ये सभी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ये एक कंपाउंड है, अपने आप में मॉलिक्यूल हैं, इनका एग्जिस्टेंस रहता है बच्चों। समझ गए ना, कि ये एक एग्जिस्ट करते हैं हर एक स्टेट में। जैसे वाटर है तो वाटर अपनी लिक्विड में हो या सॉलिड में हो या किसी भी स्टेट में हो, वो कंप्लीट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, समझ गए बच्चों, टोटली डिफरेंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी सिंपल सॉल्ट था या सिंपल मॉलिकुलर कंपाउंड, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट और मॉलिकुलर कंपाउंड। समझ गए बच्चों, कि जैसे KCN एक पॉइजन होता है ना, जबकि K4FeCN6 इस तरह का पॉइजन नहीं है, तो बिल्कुल अलग हो जाती है इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नॉट, ठीक है, फर्नेस्ड ऑल आइंस इन सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। समझ गए बच्चों, कि ये चाहे सॉल्यूशन में रख लो, चाहे इनकी मेल्ट स्टेट में रख लो, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होंगे। मतलब जो भी आइंस हैं, जैसे K4 है, K4FeCN होल 6, तो जब ये आयोनाइज्ड होगा तो बनेगा 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। तो ये जो बना, ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको बोला जाता है काउंटर आयन। और ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ कि साइनाइड अलग, Fe अलग, के बस केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस हैं काउंटर आयन, वो डिसोसिएटेड होकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ आ जाते हैं कि जो मेटल एटम होगा, आप देखोगे मेटल आयन शोज टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, वैलेंसीज। मीन्स फर्स्ट इसमें जो होगी वो क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। समझ गए बच्चों, और दूसरी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। हम इनको अलग से डिफाइन करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। एक वर्नर थ्योरी दी गई है, उसमें और इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ये दोनों वैलेंसीज क्या होंगी, किस तरह से होंगी। ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे
जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें दिखाई देते हैं। तो दोनों सॉल्ट में अगर डिफरेंस पूछता है तो ये डिफरेंस बताए जा सकते हैं। बात क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मज़ा आ रहा है बच्चों, है ना? इस तरह से आपको मैं इतना बढ़िया ये चैप्टर बना दूंगा आपके लिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। ठीक है, कि ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन, और फिर इसके बाद हम लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन की एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल which is formed by partial, ठीक है, ionization of complex in which contain metal ion and two or more electron pair species, जिनको हम बाद में लिगैंड, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, लिगैंड्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए बच्चों, कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकली जो है चार्ज्ड रेडिकल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके पार्शियल आयोनाइजेशन से बनता है, और इसमें एक मेटल आयन और दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर स्पीसीज मींस लिगेंड्स जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ये लिखा है Fe, ठीक है बच्चों, यह हम अभी देखा था आपने कि इसको आयोनाइज्ड करके इस तरह से देखो, ये था हमारे पास K4FeCN6, इसका आयोनाइजेशन हुआ 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ठीक है। ठीक इसी तरह से लिखा है CO, तो ये एनोइनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से CO NH3 होल 6 Cl3 आयोनाइज्ड हुआ CO NH3 होल 6 प्लस 3 Cl माइनस, ये है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन, इस तरह से, समझ गए ना। तो इस तरह की चार्ज्ड स्पीसीज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि कैटाइन के फॉर्म में हो सकता है एनायन में। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं बच्चों, जैसे लिखा है CO NH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें कौन क्या है, तो देखो बच्चों, ये जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। यहां पर ये जो नंबर लिखा है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी भी कहलाती है। क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रल मेटल। ये एटम के फॉर्म में भी हो सकता है और आयन के फॉर्म में, और इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर भी निकलेगा। तो ये जो निकलेगा ये कहलाता है इसकी क्या? प्राइमरी वैलेंसी, समझ गए ना। और ये अपने आप में एक पूरा क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स आयन में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, और ये जो है अमोनिया दिख रहा है ना ये वाला, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लिगैंड। लिगैंड होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और अपने आप में ये एक सिंगल आयन होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें अलग अलग आयन्स नहीं बन लिखे जाएंगे, ये अपने आप में क्या है? बिल्कुल एक सिंगल आयन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहलाएगा। अभी आपने देखा कि इसको बोलते हैं हम क्या? कॉम्प्लेक्स आयन। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं एक और बता दूं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन
स्फीयर। समझ गए बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो इसमें देखें आप कि इन कॉम्प्लेक्स आयन, समझ गए बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन और एटम कॉमा लिगैंड, लिगैंड्स जो होते हैं आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए ना, किसमें, ठीक है, ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होते हैं। इट इज कॉल्ड, मतलब ये ब्रैकेट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम ये कहें ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ गए बच्चों कि जो स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है आपको, उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स एनक्लोज्ड होते हैं। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। दिस स्फीयर जो होता है बच्चों, दिस स्फीयर बिहेव्स, ठीक है, बिहेव्स एज अ सिंगल, समझ गए बच्चों, सिंगल आयन। मतलब इसमें जितने अंदर सब कुछ है वो अपने आप अलग अलग आयन नहीं होगा, एक सिंगल आयन, या हम और एक क्या, सिंगल यूनिट, ये है, अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है। मीन्स, ठीक है, कि लिगैंड्स आर नॉट डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड फ्रॉम स्फीयर। समझ गए ना कि स्फीयर पे जो अंदर लिगैंड्स है ना बच्चों, वो आयोनाइज्ड होकर बाहर नहीं आते। तो इस तरह से अब मैं ये बता दूं कि इस स्फीयर के, अगर ये लिखा है स्फीयर, ठीक है, जैसे ये लिखा है CONH3 होल 6, और यहां पर कोई चार्ज लगा है x, चाहे प्लस हो या माइनस। समझ गए बच्चों, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि प्लस में आप लिखोगे, प्लस चार्ज ऑफ ऑल लिगैंड्स, ये होगा, ये जो होगा इक्वस टू चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ गए बच्चों कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है ना, ये है कि चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे हमने x के फॉर्म में लिखा है, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये अपने आप में, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन, ये एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है, सिंगल यूनिट। इसमें जो लिगैंड्स हैं वो आयोनाइज्ड होकर बाहर नहीं आएंगे, और जो चार्ज लगेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ध्यान रखें, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और प्लस चार्ज ऑफ ऑल लिगैंड्स, इनको ऐड कर दें तो जो निकलेगा वो होगा चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अगर मान लो यहां कोई ऐसा आयन लिखा है, अब ध्यान रखें कि अगर ये वैल्यू, ठीक है बच्चों, कि x अगर निगेटिव होती है तो जो काउंटर आयन होंगे, काउंटर आयंस मींस कैटाइन, ठीक है, और रिटन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फीयर फॉर, ठीक है, बैलेंसिंग, किसके लिए लगाए जाते हैं बच्चों, चार्ज बैलेंसिंग, फॉर
चार्ज बैलेंसिंग इन कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना कि अगर आपको उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देना है तो जो काउंटर आयन है, कैटायन है, उनको आपको कहाँ लगाना है, स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये चार्ज को बैलेंस करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, तो जो काउंटर आयन होगा, ठीक है, काउंटर आयन एनाइन होगा आपका ये, ठीक है, और रिटर्न, ठीक है, RHS, राइट हैंड साइड ऑफ स्फीयर फॉर, ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग। तो ये बात तो अच्छी तरह समझ गए होगे कि कहाँ पर हमें किसका चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग। देखो अभी आपको देखा कि आप ये लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स लिखा है आपने कि CONH3 होल 6 और ये है X, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका चार्ज निकालूं कि क्या आएगा, कि X क्या होगा। तो यहाँ बता दूं कि इसका कोऑर्डिनेशन, सॉरी, प्राइमरी बैलेंस ही है 3, और इसका जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होगा, 0। तो हम लिखेंगे +3 + 6, ठीक है बच्चों। यहाँ 0 इक्वल टू क्या लिखा आपने, X। तो X की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे, CONH3 होल 6 + 3। अब हमें इसे, तो ये तो कॉम्प्लेक्स साइन हो गया, क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स साइन। अगर हमें इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है और मान लो हमारे पास नेगेटिव आयन क्लोरीन है, तो हम इसमें इस तरह से राइट हैंड साइड में लगा देंगे, और अब ये हमारा बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो जुड़ा हुआ यहाँ पर, यही क्या है बच्चों, काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट या राइट में काउंटर आयन जोड़ दें तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे ये लिखा है FeCN होल 6, ठीक है, X। तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ बता दिया कि ये है, और ये होता है -1, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब साइनाइड के ऊपर चार्ज लगा होता है। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे कि +2 ये हो गया, +6 - 1 = X। और चले हम तो +2 - 6, समझ गए बच्चों। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा कि यहाँ मेटल एटम का ये है तो +2, और यहाँ पर हो गया -6 = X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो अब हम इसमें जो कॉम्प्लेक्स साइन लगाएं, लिखेंगे, तो अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं, देखो। तो हम लिखेंगे क्या, FeCN होल 6, यहाँ पर क्या लगा दिया, 4-। हम इसमें काउंटर आयन जोड़ना चाहें, पोटासियम आयन, ठीक है, तो इस तरह से ये S जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, काउंटर आयन, और ये पूरा क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स। और ये क्या था, कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है। तो इस तरह से हमें काउंटर आयन के चार्ज को डिसाइड करना है, या हमें चार्ज दे रखा है, जैसे मैंने आपको लिखा कि PtCl होल 6, ठीक है बच्चों, 4-। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, नंबर ऑफ Pt क्या होगा बच्चों, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt +6 - 1, ये किसके लिए हो गया, क्लोराइड के लिए। और यहाँ पर इसको हम क्या मान लें, X, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +4, सॉरी -4। तो X - 6 = -4, ठीक है। ये -2 लगा दूं, बल्कि 4 ना लगा के क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, -2। तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या, इस तरह से ये हो जाएगा -2, ठीक है, -2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt कितना हो गया, +4। तो इस तरह से अगर हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल एटम का। और मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज पता है तो हम काउंटर आयन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से काउंटर आयन लगा के और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को
बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहलाते हैं और कैसे उसकी चार्ज बैलेंसिंग करें। समझ गए ना। प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी, ये हम आगे भी शिफ्ट करेंगे। एक डेफिनेशन और बता दूं मैं, ठीक है। होमोलैप्टिक एंड हेट्रो, समझ गए बच्चों, लैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स आइंस, इनको डिफाइन कर दो, फिर हम बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहला हम लेंगे क्या, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स आइंस। तो देखो, होमो मतलब समान, ठीक है, और लैप्टिक मतलब लिगेंड से है, मतलब है कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच contain one kind of ligand। समझ गए बच्चों कि अलग अलग लिगेंड नहीं होते, बिल्कुल सेम लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड और, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस है, तो उनको बोला गया है, इनको बोला जाता है क्या बच्चों, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेस हैविंग, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो ये कहलाते हैं आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों। इस तरह से होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देखो जैसे लिखा है K4, ठीक है, FeCN होल 6, या लिखा है CONH3 होल 6 Cl3, या लिखा है NiCO होल 4, तो ये सब क्या है बच्चों, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए। और अगर इसमें जैसे हमने लिखा है, ये लिखा है हमारे पास CONH3 होल 4 Cl2 Cl, या लिखा है, ठीक है, CrNH3 होल ट्वाइस Cn होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस -1, ठीक है। तो ये कहलाएंगे, या हम इसका चार्ज हटा दें यहाँ से, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ, की लगा दूँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया, उसका अच्छी तरह से चार्ज निकालना बता दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन हो गए हमारे, और डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसके बारे में यहाँ तक आज आपको डिस्कस करके बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसमें हम ये सारा लिगेंड्स, प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।